ऑल राइट, सो गुड इवनिंग। जब तक बाकी स्टूडेंट्स एडअप हो रहे हैं, अभी और भी स्टूडेंट्स धीरे धीरे एडअप होते जा रहे हैं, तब तक मुझे ये बताओ कि आज की क्लासेस में आपने क्या सीखा। केमिस्ट्री, मैथ्स, क्या पढ़ा आज आप लोगों ने? आज आप लोगों ने क्या नया सीखा और क्या नया सिखाया? क्वांटम मैकेनिक्स। अरे वाह, क्वांटम मैकेनिक्स सीखा आप। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अरे वाह। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अरे वैसे भी इस बैच में श्रीधराचार्य हैं, उनको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो पहले से ही आता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो वही है ना, ये जो श्रीधराचार्य ने दिया था, जिनका फॉर्मूला। हम्म। बढ़िया, गुड, वेरी गुड। चलो, तो कैसा लगा क्वांटम मैकेनिक्स अभी तक पढ़कर? अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स से मुझे एक अच्छी चीज़ याद आई। अ, अगर आपको ऐसे ही जस्ट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना हो कि मतलब किस तरह से प्लैंक, आइंस्टाइन और जितने भी सब साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस में ये सब हाँ, मैक्सवेल भी। मैक्सवेल और जितने भी सब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस में ये जो मॉडर्न फिजिक्स होता है, इसकी रिसर्च जो थी वो कंप्लीट हुई है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। ऐसे अलग से बता रहे हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वैसे नहीं है मतलब कि एग्जाम से रिलेटेड हो, जस्ट एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वांटम बाय मंजीत कुमार। आई एम नॉट श्योर कि उनकी स्पेलिंग मैंने सही लिखी या नहीं लिखी, बट जितना मुझे याद आ रहा है शायद नाम तो ही था उनका। और बहुत अच्छी बुक है, मतलब जब आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, आपके मैसेज दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं आपके मैसेज। और इनकेस अगर आपको चाहिए ये बुक, तो मेरे पास इसका शायद पीडीएफ पड़ा है। तो क्योंकि शायद आप लोग हमारी बैच के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है मेरे पास। गूगल पे वगैरह कर सकते हो। ज़्यादा चार्ज देखो, आप लोगों से तो रिजनेबली चार्ज करूँगा, ज़्यादा चार्ज करूँगा नहीं, अब मेरी बैच के स्टूडेंट हो। तो 10,000 रुपीज़ में मैं आपको इसका जो पीडीएफ वर्जन है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। वो भी आप लोगों के लिए। कॉस्ट तो बहुत हाई है। मैंने डाउनलोड करी, मेहनत करी, सब कुछ करा। वो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को जानता हूँ इतने अच्छे से, इसीलिए इतना, हाँ बिल्कुल, इतनी चीप रेट में इसलिए दे रहा हूँ। 10,000 रुपीज़ ओनली। अरे आप लोगों की एक दिन की पॉकेट मनी है। 10,000 रुपये मतलब एक दिन की आप लोगों की पॉकेट मनी है। चलो, तो अब मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स भी एडअप हो गए हैं, तो अब हम लोग सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अच्छा चलो बता देंगे वीकेंड वीकेंड पर किसी एक दिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिरी के 15 1 मिनट बता देंगे। एमआरपी कितनी है? एमआरपी उसकी है शायद, पेपर बैग की एमआरपी है मेरे ख्याल से 700 रुपीज़ के आसपास, डिपेंडिंग ऑन पब्लिशर। और अगर आप थोड़ा उस पर हार्ड बाउंड कॉपी पे जाते हो, जिसमें थोड़ा सा और अच्छा कवर चढ़ा हो बिल्कुल बढ़िया, तो वो 1200, 1,200, 1,300 के आसपास है। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, हमसे लेना ही सही रहेगा। ठीक है, हमसे ले लो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नंबर वही है, व्हाट्सएप वाला नंबर वही है, सेम नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, सब अकाउंट्स ओपन है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो। अब आज हम लोग बात करेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स की। तो लास्ट टर्न पर आपको याद है हम लोगों ने कौन से कंसेप्ट्स की बात करी थी? लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स में कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो सिंपल से कंसेप्ट जो हैं वो कवर अप हो गए थे। इन पे हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये सब छोटी-मोटी डेफिनेशंस जो भी होती है, यूज़फुल डेफिनेशंस कवर अप हुई थी, राइट? अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। वैसे ऑलरेडी नोन टर्म्स हैं, आप लोग फ़ैमिलियर होंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि आपको ये टर्म्स फिर भी पता होंगे बहुत ईज़िली। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म जो आज की पहली डेफिनेशन होगी वो होगी डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। सबको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मैथमेटिकली इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज एल, पाथ लेंथ इज एल, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज टी। कैसी क्वांटिटी होती है? अगेन हमें पता है, सबको पता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है, स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्केलर ही होगी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगी? इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? स्पीड से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट होगा कि किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं जा सकती। ये आगे हम लोग ग्राफ में बहुत बार यूज़ करेंगे ना ये सब पॉइंट्स। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, पर नेगेटिव नहीं जा सकती। ठीक है? चलो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट्स हो गए, पहले इनको नोट करो, फिर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करनी है एवरेज स्पीड के बाद ही। और एज़ यूजुअल अभी टर्म्स के बारे में नॉलेज गेन कर रहे थे, चलो अभी डाउट मत पूछना थोड़ी देर के लिए। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। तो वो सारे टेक्निकल टर्म्स धीरे-धीरे क्लियर हो जाएँगे। बस अभी हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, प्रोबेबली आज ही शायद यूज़ में आ जाए। जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की बात करेंगे तो दोनों चीज़ें यूज़ होगी, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। और आगे भी टॉपिक में बहुत बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ होगा। चलो ये नोट कर लिया। अब देखो एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो इसमें भी हम बोल सकते हैं कि 2 तरह की स्पीड होती है इसके पास, पार्टिकल के पास। पार्टिकल के पास 2 तरह की कौन-सी स्पीड होती है? एक होती है यूनिफ़ॉर्म स्पीड, फर्स्ट वन इज़ नोन एज़ यूनिफ़ॉर्म स्पीड। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलता है कि यूनिफ़ॉर्म स्पीड है, इसका मीनिंग क्या होता है? यूनिफ़ॉर्म स्पीड का मीनिंग होता है जब कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल-इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड यूनिफ़ॉर्म है। जैसे ये बाइक वाले भैया दिख रहे हैं आपको, ये देखो हार्ले डेविडसन बाइक वाले भैया दिख रहे हैं। ये बाइक वाले भैया को देखो ध्यान से, तो ये बाइक वाले भैया क्या कर रहे हैं? ये बाइक वाले भैया हर 1-1 सेकंड में 5-5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ प्रिंटिंग में यहाँ पे चीज़ें गायब हो गई है, वो मैं लिख दूँ। और दूसरा ये सेकंड ऐसे नहीं लिखेंगे ना, आपको बताया था मैंने कि सेकंड लिखने का सही तरीका क्या होता है? सेकंड लिखने का सही तरीका सिर्फ़ स्मॉल एस होता है, यहाँ पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है? तो देखो, ये जो बाइक वाले भैया हैं, ये बाइक वाले भैया क्या कर रहे हैं? हर 1-1 सेकंड में 5-5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो बाइक वाले भैया इज़ ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। अब देखो ये बाइक वाले भैया क्या कर रहे हैं?
हाँ, बाइक वाले भैया, ज़ोमैटो वाले भैया जो भी हैं, मतलब लिख देते हैं चलो बस। हाँ, ये अच्छा आइडिया दिया आपने, है ना? ये वही ज़ोमैटो वाले भैया हैं, जिनको आप मोबाइल पे चेक करते हो तो दिखाते हैं कि 5 मिनट में बस पहुँच ही रहे हैं, और पहुँचते-पहुँचते वो 20 मिनट लगा देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, 5 मिनट लिखा होता है एस्टिमेटेड टाइम, कई बार 20 मिनट बाद आते हैं वो भैया, है ना? तब हम घर पे मैगी बनाकर ही खा लेते हैं। हर बार ऐसा ही होता है ना? वो 5 मिनट का सोचते-सोचते फिर हमको लगता है कि चलो जब तक आ रहे तब तक मैगी बना के खा लेते हैं, और जब पूरा लंच डिनर सब हो जाता है उसके बाद एकदम से सरप्राइज़ विज़िट देने के लिए ज़ोमैटो वाले भैया आते हैं आपका सामान लेकर। चलो, तो इनकी स्टोरी देखो क्या है इस बार। इनकी स्टोरी इस बार ये है कि ये हर एक-एक सेकंड में इस बार ये ज़ोमैटो वाले भैया क्या कर रहे हैं, हर एक-एक सेकंड में इस बार अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ये अपनी गाड़ी की स्पीड कम-ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कैसी स्पीड हो जाएगी? नॉन यूनिफ़ॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड। तो अनइक्वल distances in equal intervals of time is a case of नॉन यूनिफ़ॉर्म या वेरिएबल स्पीड। चलो पहले ये सिर्फ़ डेफिनेशंस लिखनी है, डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया, जल्दी क्लियर हो जाती हैं इनसे चीज़ें, पिक्चर भी क्लियर हो जाती है माइंड में एक, है ना? और उसके बाद हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। स्पीड की बात हुई, फिर स्पीड के जैसा ही वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस के जैसा डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वैसे ही स्पीड के बाद क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी पढ़ेंगे। अभी ग्राफ वगैरह की बात हम करेंगे ना आगे, ग्राफ पे ऊपर तो पूरे 2 क्लासेस अलग से हम 2 क्लासेस तक ग्राफ ही ग्राफ पढ़ने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन के। इतनी चीज़ें पढ़ानी है ग्राफ में कि क्या बताएँ। आप जिस दिन ग्राफ बनाएँगे ना उस दिन आप ग्राफ बना-बना के थक जाओगे देखना। इतने ग्राफ बनवाएँगे आपसे हम, किसी किताब में आपको उतने ग्राफ नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ग्राफ बनवाएँगे जब इसके हम काइनेमेटिक्स के ग्राफ पढ़ेंगे। पर अभी तो बेसिक डेफिनिशंस होगी, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद इक्वेशंस आएगी, वो 3 आपकी फेवरेट इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, याद आ रही है? 9th-10th में, वो 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद आगे जाकर ग्राफ्स की बात होगी। ग्राफ पे पूरी अलग से 2 क्लासेस लगेगी हमें। चलो ये नोट कर लिया होगा। चलो अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। देखो जैसे अभी स्पीड था, एवरेज स्पीड, जैसे अभी एवरेज स्पीड था वैसे ही अब एवरेज वेलोसिटी भी डिफाइन होगा। लगभग-लगभग देखो डेफिनेशन सिमिलर दिखेगी आपको। अंतर बस क्या है? वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बताओ? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, में हाइलाइट कर देता हूँ। ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। मतलब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये फॉर्मूला जो लिखा है इसका मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने ये। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लिखने के लिए हम क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट को बहुत से लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत से लोग एस से करेंगे, जो मर्ज़ी उसे कर दो। आर और एस वो सब डिस्प्लेसमेंट ही हैं। चलो हम एस से करते हैं, चलो फॉर अ चेंज हम चलो आर से ही करते हैं अभी। अभी आर से ही करते हैं। आर क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है? टोटल टाइम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? अ, फाइनल पोज़ीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोज़ीशन वेक्टर।
अपॉन T2 minus T1 is the time taken between these 2 points. है ना? बात वही कि अगर टाइम T1 पे कोई R1 पर था और टाइम T2 पर कोई R2 पोजीशन वेक्टर पर चला गया, तो 1-2 दिन पहले की तो बात है, हमने पढ़ा था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना होगा? T1 टाइम से T2 के बीच में टाइम टेकन इज़ T2 माइनस T1। और आप याद करो डिफरेंस को ही हमेशा लिखते थे शॉर्ट में, डेल्टा मतलब ये वही लोग हैं ना, जो डेल्टा को अलग और आर को अलग मानते हैं, जो डेल्टा और टी को अलग-अलग मानते हैं। याद आ गया हमें, ठीक है? तो ध्यान रहे डेल्टा आर एक ही चीज़ है, डेल्टा आर मीन्स डिफरेंस इन आर, डेल्टा टी इज़ सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट्स डिफरेंस इन टाइम। कैसी क्वांटिटी बताओ? एवरेज वेलोसिटी, स्पीड स्केलर थी, वेलोसिटी कैसी होती है? वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया, गुड। इसके पास डायरेक्शन भी होगी, जहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, वही इसकी डायरेक्शन होगी। और इसीलिए ये क्या हो सकती है? ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो। ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है, जब हम ग्राफ बनाएँगे इन सब का यूज़ करेंगे। ग्राफ्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ग्राफ्स को कन्वर्ट करने के लिए काम में आती है ये सब चीज़ें। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे देखेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी, तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, जिसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाए। डेल्टा मतलब नहीं, आप ऐसा मान लो ये होता है वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा मीन्स चेंज, अब इट कैन बी स्मॉल और ना भी हो तो भी उसको हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा मीन्स डिफरेंस, डेल्टा मीन्स डिफरेंस। और ये डी मतलब वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस। अब ये जो डेल्टा है, डेल्टा कैन बी लार्ज, डेल्टा कैन बी स्मॉल। सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली एक-एक पॉइंट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखते जाना है। हेडिंग फिर उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स जितने पढ़ रहे हैं, सब पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, याद करना ईज़ी, रिवाइज़ करना ईज़ी, क्लास में ही याद हो जाता है, फिर बाद में सिर्फ रिवीजन का काम बचना चाहिए। पूरी चीज़ें मेमोरी में सीक्वेंस वाइज़ स्टेप बाय स्टेप फिट हो रही होगी, सर ने ये पढ़ाया था, फिर इसके बाद ये आया था, फिर ये आया था। सब कुछ क्लास में याद करते चलना है। एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी? जब उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कल ही हमने क्वेश्चन में भी करा था नेगेटिव, याद करो। और उससे पहले लिखवाया भी था। ये देखो, इससे पहले लिखवाया भी था हमने। नोट्स रिवाइज़ करते हो ना डेली बेसिस पर कि नहीं करते हो? मुझे लग नहीं रहा है। मुझे आज तक आप लोगों पे कभी भरोसा हुआ ही नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप लोग नोट्स वगैरह लिखते भी हो, नहीं लिखते तो मुझे ये भी भरोसा नहीं है। मुझे तो ये भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी देख तो पाते नहीं है किसी को। तो हमें तो ये भी भरोसा नहीं होता है कि आप लोग लिखते हो। हमें तो लगता है कि वो क्रॉप टॉप पहनकर, वो बेड पर लेटे-लेटे आराम से वो मोबाइल पकड़ के क्लासरूम की वीडियो देखते रहते हैं। जैसे यूट्यूब में देखते हैं ना अपन, सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं, वैसे देखते रहते हैं, हमें तो ऐसे ही लगता है। अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस हुआ तो माइनस आई कैप होगा कि माइनस जे कैप? इट इज़ अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, इट इज़ अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन, ठीक है? इस क्वेश्चन की मार्केट वैल्यू ही मोर देन बिलियन डॉलर्स है। ये डिपेंड करता है कि वो आई कैप में जा रहा है कि जे कैप में जा रहा है, उसके हिसाब से माइनस आई कैप या माइनस जे कैप लगेगा, ठीक है?
अगर वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस आई कैप लगाएंगे, नेगेटिव आई में जा रहा है तो माइनस जे कैप लगाएंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आओ अब हम बात करें, वेलोसिटी में भी दो तरह की वेलोसिटी होगी, जैसे अभी स्पीड में बताया था, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। वैसे ही वेलोसिटी में भी दो तरह की वेलोसिटीज होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताओ क्या है दोनों में डिफरेंस? दोनों में बहुत बड़ा है डिफरेंस। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है, क्योंकि देखो वेलोसिटी के पास क्या है, बताओ वेलोसिटी के पास क्या है? पहले तो हम बात करते हैं वेलोसिटी के पास क्या है। वेलोसिटी जब आपके माइंड में आती है तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे वाह, ये कलर भी अच्छा है वैसे, काफी है ना, कुछ नया लग रहा है। बिल्कुल बढ़िया डायनामिक कलर लग रहा है, इसे यूज करा जाएगा आपसे ज्यादा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, दो चीजें होती हैं। अगली बार से कुछ नए कलर बनाएंगे इसमें, और अच्छा लगेगा। वेलोसिटी का वेक्टर तो उसके पास दो चीजें होगी, एक होगा उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड। इन शॉर्ट आप उसको वैल्यू बोल दो। मैग्नीट्यूड बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा उसकी डायरेक्शन। अब दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो क्या होगा बताओ? दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। कोई भी एक को चेंज कर दो तो वेक्टर तो चेंज हो जाता है ना। वैल्यू सेम रही पर डायरेक्शन अलग हो गई, या डायरेक्शन सेम रही पर वैल्यू ही अलग हो गई, या दोनों ही चेंज हो गए। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म में क्या होगा बताओ? यूनिफॉर्म में न ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, यूनिफॉर्म में न ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा, न ही डायरेक्शन चेंज होगी। दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। जरा स्टेटमेंट पढ़ो, लिखने की जल्दी किसी को नहीं है। कब यूनिफॉर्म होगा? इफ मैग्नीट्यूड as well as direction of its velocity remains same। ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना ही डायरेक्शन चेंज हो। और ये पॉसिबल कब होगा, सोचो खुद से। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और स्ट्रेट लाइन में भी जाके पलट जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में भी आके पलट जाएंगे तो क्या होगा? तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पाथ में ही हो सकती है। और वो भी कब? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में वो एक ही डायरेक्शन में जाए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब रिवर्स नहीं करे। और उसमें भी उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ना। स्ट्रेट लाइन पाथ में भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जैसे वो बाइक वाले भैया देखो, स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहे थे पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही थी, है ना। हम बात कर रहे हैं कि कंडीशन क्या है। अगर यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन पाथ तो होना ही चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हो? यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन पाथ तो होना ही होना चाहिए, और वैल्यू तो सेम होगी ही, वो तो सबको ही पता है। ऐसा लिखवाना चाह रहे हैं हम। आओ अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म की। बताओ नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? बोलो जल्दी बोलो। नॉन यूनिफॉर्म जब होगा, इट विल हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट विल हैव नॉन यूनिफॉर्म, अरे कलर तो चेंज कर दिया ना हमने, ये चेंज क्यों नहीं करे कलर? हाँ अब हुए। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी, जब क्या हो बताओ? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, देखो क्या लिखा है, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और बोथ।
या तो सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाए, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? ये सब एग्जांपल्स फिजिक्स में आगे आते जाएंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करते चलना है। बहुत बढ़िया, इसे भी जल्दी से, इस कलरफुल डेफिनेशन को भी जल्दी से लिख लो। ये ना, ये भी नीचे अलग से लिख लेना, तो आपको याद रहेगा, ये फ्लो चार्ट से आपको याद रहेगा एटलीस्ट कि दोनों चीज़ों की बात चल रही थी, दोनों में से एक भी चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और दोनों भी चेंज हुए तो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये जब आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर याद बहुत इजीली आ जाएगा कंसेप्ट। वैसे तो क्लियर होगा पर याद भी आ जाएगा फिर। आइदर ऑफ का मतलब, आइदर ऑफ का मतलब, आइदर मतलब, आइदर बताओ भाई, कौन बताएगा आइदर का मीनिंग? आइदर ऑफ का मतलब या तो, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आइदर ऑफ मीन्स, रुको हम लिखते हैं, या तो मैग्नीट्यूड बदले, द कैसे लिखते हैं रे? हाँ रुको, याद आ गया, बदले, या फिर में वो आता है, हाँ, या फिर डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों बदल जाए। ये मीनिंग लिखना चाह रहे हैं। आ गया, क्लियर हो गया रे, वाह, गुड, वेरी गुड। आओ अब हम आगे बढ़े। अरे नहीं, हिंदी कमजोर नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि अब
बहुत समय से लिखा नहीं है। और दूसरा क्या है कि 10th तक ही हिंदी पढ़ी थी ना, 11th 12th में सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी नहीं था। एक्चुअली उसमें भी बड़ी स्टोरी हो गई थी हमारे साथ। 11th 12th में पहले हमने ऑप्शनल हिंदी ही लिया था। एक्चुअली इस पे 1 मिनट की एक स्टोरी चलती है पूरी। मतलब इसमें होता क्या है कि बताते हैं हम कि आपको कि किस तरह से दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हुआ ये था ना कि जब हम 10 से 11 गए थे, हमने स्कूल चेंज किया था अटेंडेंस से रिलेटेड। आप ये बोल सकते हो कि सेल्फ स्टडी के लिए हमने उस टाइप से स्कूल ऑप्ट किया था। सीबीएसई के लिए दूसरा स्कूल ऑप्ट किया था हमने 11th में। तो हमारे साथ में जो पूरा फ्रेंड सर्कल था जो पढ़ाई करता था साथ में हमारे, है ना, जो सब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, सब ने स्कूल साथ में चेंज करके सेम स्कूल लिया था। एक सेम स्कूल लिया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे पुराने स्कूल के सब, जिन्होंने सेम नया स्कूल लिया था। अब हुआ था ये था कि जब फॉर्म फिल कर रहे थे तब पूछा था हमने सबसे, ऑप्शनल क्या ले रहे हो, ऑप्शनल क्या ले रहे हो, सभी फ्रेंड से पूछा था हमने, है ना। हर एक फ्रेंड को, तब तो मोबाइल होते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि व्हाट्सएप करके पूछ लिया, ग्रुप बना के पूछ लिया। एक एक को टेलीफोन घुमा घुमा के पूछा था हमने कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। सबने कहा था कि हम तो हिंदी ही ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही है। हमारा पूरा मन था फिजिकल एजुकेशन का, पर हमारे दोस्तों ने हमें हिंदी दिलवाई। कहा कि नहीं हम भी हिंदी ले रहे हैं और तुम्हें भी हिंदी दिलवाएंगे। सभी दोस्तों से पूछा, सभी ने एक स्वर में कहा था कि हम हिंदी ले रहे हैं, आप भी हिंदी लो। ठीक है, हिंदी में बड़ा स्कोप है, मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जबकि मेरा पूरा मन था फिजिकल एजुकेशन लेने का, है ना। मेरा मन बोला था कि नहीं फिजिकल एजुकेशन लेना चाहिए, हिंदी में जरूर कुछ गड़बड़ होगी, कुछ लोचा होगा। पर दोस्तों पे भरोसा कर लिया मैंने, और दोस्तों पे भरोसा करके हिंदी का फॉर्म भर दिया। और भरने के बाद जब स्कूल अटेंड किया, दोस्त भी मिले सब। पहले दूसरे दिन दोस्त मिले, सबके सेक्शंस अलग अलग थे, पर दोस्त मिल गए थे। उसके बाद होता क्या, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना उसके लिए क्लास अलग होती है। अलग मतलब सबको अलग क्लास में जाके, जैसे जिसका हिंदी है उसको इस क्लास में जाके बैठना है, जिसका पी है उसको इस क्लास में जाके बैठना है, जिसका कंप्यूटर है उसको उस क्लास में जाके बैठना है। अलग क्लास चलती थी क्योंकि सभी सेक्शन वालों के कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे। और जैसे ही हम हिंदी वाले ऑप्शनल में गए, अरे फेल नहीं हुए रे, किसने बोला फेल हुए, हम आज तक कभी फेल नहीं हुए। बायो में बस एक बार फेल हुए थे। बायो में 10th क्लास में वो मंथली एग्जाम होते थे ना, उसमें एक बार फेल हुए थे। तब से हमने सोच लिया था बायो तो वैसे भी नहीं लेना है। पर किसी को बताना नहीं है ना ये बात, ध्यान रखना। वो क्या, हमसे चीजें याद नहीं होती थी, तो बायो थोड़ा सा बताना मत किसी को, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ करना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो तो बात ये हुई कि जैसे ही हम ऑप्शनल क्लास में जाकर बैठे और हमने नज़र इधर-उधर घुमाई, बाकी दोस्तों को ढूँढने के लिए, दूर-दूर तक किसी भी दोस्तों का अता-पता नहीं था। और इनफैक्ट पूरी क्लासरूम गर्ल्स से भरी हुई थी, ठीक है? अपैरेंटली हमें समझ में आया उस दिन कि कोई भी लड़का हिंदी ऑप्ट नहीं करता है, और जितने भी लड़के थे, वो सब फिज़िकल फिज़िकल एजुकेशन लेके बैठे थे। तो इसी को स्कैम बोलते हैं, और इसी को बिल्कुल फेक फ्रेंड्स बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं दोस्तों पे भरोसा कभी मत करो। लाइफ में कुछ भी करो, हम आपको इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं, आगे भी काम आएगा। जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब भी काम आएगा। किसी पे भी भरोसा कर लो, दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं करना, ठीक है? और उसी दिन से बस हम गए, हमने आस-पास देखा, कोई भी नहीं दिखा हमें दोस्तों में, है ना? पूरा-पूरा गर्ल्स रूम भरा हुआ था, और मैडम आगे बार-बार हमारे मज़े ले रहे थे। तो बस उसी दिन से हमने ठान लिया कि हम गए, और जाने के बाद हमने वो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भरा, सब्जेक्ट अपना चेंज किया, फिज़िकल एजुकेशन लिया। और हमें याद है अच्छे से, फिज़िकल एजुकेशन में 12th में शायद 93-94 के आस-पास बिल्कुल ईज़िली आ गए थे। बिना कुछ किए, बिना ग्राउंड पे प्रैक्टिकल दिए, बढ़िया ईज़िली 93-94 आ गए थे। तो इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीख मिली होगी, राइट? चलो, अब अगली बार से हम हिंदी नहीं लिखेंगे, जितनी हिंदी आती है उतनी हमने लिख दी, ठीक? आओ अब हम आगे बढ़ें और बात करें एवरेज एस्लेशन की। पर ध्यान रहे, ये सब बातें यहाँ की यहाँ ही रहनी चाहिए, इसमें से कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल टॉप सीक्रेट। आओ अब हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, अब बात है एवरेज एक्सेलरेशन की। बताओ क्या होता है? सबको पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। इसे मैं क्या लिखूंगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको आप चाहो तो टी टू माइनस टी वन भी लिख दो, है ना, तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। इसको एक काम करो, नीचे है ना, टी टू माइनस टी वन लिख दो, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो शॉर्ट में, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब ध्यान रहे एक्सेलरेशन किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में वेक्टर आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट सबको पता है, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, वही स्टोरी है। पॉजिटिव वेक्टर है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चलता है उसके लिए। स्केलर है तो एक बार सोचना पड़ता है, वेक्टर के लिए तीनों चलता है। इसे भी लिख लिया जाए, फिर इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे हम। हाँ, इस बीच जितने भी डाउट हैं कि सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था 11th में, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है, फेवरेट हीरो कौन सा है, फेवरेट हीरोइन कौन सी है, एक्ट्रेस कौन सी है, फेवरेट मूवी कौन सी, ये सारे क्वेश्चन बाद में। अभी बीच कंसेप्ट में कोई ब्रेक नहीं लगाना है। अब बिल्कुल नॉन स्टॉप स्पीड से बिल्कुल कंसेप्ट चलते जाएंगे, बीच कंसेप्ट में ब्रेक नहीं लगाना है। अब एसलेशन के साथ भी वही स्टोरी है। एसलेशन के साथ भी यही स्टोरी है कि पहली बात तो देखो ये सीखते हैं कि एसलेशन कब होगा। मुझे बताओ किसी भी पार्टिकल के पास एसलेशन कब होगा? देखो क्या लिखा है, एसलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो एसलेशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एसलेशन होगा। अब वेलोसिटी चेंज कैसे होती है याद करो, वेलोसिटी चेंज कैसे होती है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो, तो एसलेशन होता है। तो ध्यान रहे, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इम्प्लाइज एक्सेलरेशन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया है तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी में चेंज क्यों हो सकता है बताओ? वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स दैट आर लिस्टेड बिलो। पहला फैक्टर क्या हो सकता है बताओ? हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज ना हुआ हो, सॉरी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो और डायरेक्शन चेंज ना हुआ हो। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ तो आप रिलेट कर पाओगे। इमेजिन करो आप स्ट्रेट रोड पर हो, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्रैक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, और आपकी कार में अब आप बैठे हो, इनिशियल स्पीड ज़ीरो है, ठीक है, और आप बैठे कार में और एकदम से कार में बैठने के बाद आपने एकदम से स्पीड बढ़ाना शुरू करी। तो वो केस क्या होगा बताओ? डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन तो सेम है, स्ट्रेट लाइन पाथ डायरेक्शन सेम है, पर मैग्नीट्यूड बदलता जा रहा है। तो आपके कार के पास क्या है? एक्सेलरेशन है। ये पहला बॉक्स टिक हुआ। दूसरा होता है कि डायरेक्शन चेंज हो पर मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान रहे इसमें भी एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल, अगर आप मान लो सीधे जा रहे थे,
आप बढ़िया कार से सीधे जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन पाथ में रोड में सीधे जा रहे थे। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जा रहे थे। अचानक रास्ते में बीच सड़क पर कोई खड़ा हो गया, बीच सड़क पर कोई आ गया, तो बताओ ऐसे में आप क्या करोगे? आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा? एकदम से बिल्कुल मूवी के जैसा क्या करोगे? बिल्कुल एकदम से जाके बिल्कुल से शार्प टर्न लोगे यूँ। स्पीड चेंज थोड़ा ना करोगे और एकदम से शार्प टर्न लोगे, है ना? 50 किलोमीटर पर आवर से बिल्कुल ज़ोरदार शार्प टर्न लोगे, ये देखो। अब बताओ क्या हुआ? अब आपकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, पर डायरेक्शन चेंज हो गई। तब भी एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना तब भी एक्सेलरेशन है। उसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आपने सुना होगा, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, चाहे कांस्टेंट स्पीड में ही क्यों ना करो, ध्यान रहे। मान लो अगर कांस्टेंट स्पीड में भी सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो भी आपने सुना है एक एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। भले ही आप कांस्टेंट स्पीड में ही सर्कुलर मोशन क्यों ना कर लो, आपकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है। देखो इमेजिन करो सर्कुलर ट्रैक, मान लो यहाँ पर एक कार है, कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, थोड़ी देर बाद स्पीड फिर से 5 ही रहती है, तो स्पीड तो बदल ही नहीं रही है ना, वैल्यू कहाँ बदल रही है देखो, वैल्यू तो नहीं बदल रही है पर डायरेक्शन तो बदल रही है ना। अब डायरेक्शन बदलने से भी वेलोसिटी बदल जाती है, तो कोई तो था जिसने क्या करा इसकी डायरेक्शन बदली और आगे जाकर हम सर्कुलर मोशन में डिराइव करके बताएँगे वही होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो समझना कांसेप्ट समझना कि ज़रूरी नहीं कि हर बार वैल्यू ही चेंज हो। अभी आगे हम कुछ क्वेश्चन्स करेंगे फिर आपका डाउट आएगा कि सर कैसे हो गया? तो पहले ही बता दें आगे कुछ क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे जहाँ आप गलती करोगे। जैसे भी क्वेश्चन्स होंगे, तो उनके पास वेलोसिटी भले ही स्पीड भले ही सेम हो पर एक्सेलरेशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है? तो दूसरा फैक्टर हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है बताओ? भई दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों भी तो चेंज हो सकते हैं। वैल्यू भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो हमें बताओ कि एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज। जब-जब वेलोसिटी में चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन मिलेगा हमें और वेलोसिटी में चेंज 3 कारण से आ सकता है। वेलोसिटी में चेंज 3 कारण से आ सकता है, या तो मैग्नीट्यूड बदले, या डायरेक्शन बदले, या फिर दोनों एक साथ बदल जाएँ। तो हम बोलेंगे कि मोशन में क्या है एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड है। इसे जल्दी से लिख लो कंडीशन फॉर एक्सेलरेशन। 1 सेकंड के लास्ट स्लाइड। अगली बार ये स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए भी है ना जीपे अकाउंट जो है ना वो यूज़ करेंगे हम। हर बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के लिए पेनल्टी चार्ज करेंगे ₹2000। वो भी आप लोगों के लिए ना नॉमिनल चार्ज ले रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, तो हर बार आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने का अगर कभी भी किसी को वो चाहिए फैसिलिटी तो उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी ₹2000। गूगल पे कर देना उसी समय हम स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर देंगे। मेमोराइज़ भी करते जाना, आगे सब कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन आएँगे। जो भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सब पर हम क्वेश्चन कर पाएँगे।
तब कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए फिर माइंड में। हम तीनों टाइप के क्वेश्चन कराएँगे, वैल्यू चीज़ सेम रही, डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन सेम रही, वैल्यू चेंज हो गई, दोनों ही चेंज हो गए। तो हर केस में क्या-क्या करेंगे वो सब डिस्कस होगा। हाँ, जब भी कोई कर्व लोगे, कर्व हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, चाहे आपकी स्पीड भले ही सेम क्यों ना हो। कर्व्ड पाथ में अगर आप जा रहे हो, तो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अगर आपकी स्पीड भले ही सेम क्यों ना हो। और आगे जाकर तो क्या होगा, फिज़िक्स में और डिटेलिंग होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, 2 टाइप का एक्सेलरेशन पढ़ाएँगे, कौन-सा एक्सेलरेशन क्या करता है वो भी बताएँगे। वो सब चीज़ें एक के बाद एक आती आएगी, धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली, धीरे-धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। चलो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चनों की। शुरू के क्वेश्चन बड़े ईज़ी रखे हैं, गलती मत करना। गलती करोगे हमें देख के बहुत बुरा लगेगा। हर क्वेश्चन में मिलेगा 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स एक्ज़ैक्टली। 60 सेकंड में आपको मुझे आंसर देना है। आओ अब हम ट्राई करें। हम सब साथ में मिलकर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अरे वाह! किसी ने तो आंसर भी बता दिया 1 मीटर पर सेकंड। अरे भाई ये बताओ, ये इतनी प्रिसाइज़ वैल्यू कैसे निकाल दिया आपने? गज़ब! बिना V1 V2 की वैल्यू पता किए आपने तो प्रिसाइज़ वैल्यू भी निकाल दी। मिरेकल! 1 मीटर पर सेकंड आपने तो वैल्यू भी निकाल दी। वाह! गुड वर्क। 10 आउट ऑफ 10। आओ अब हम सॉल्व करें। अब आप और हम सब मिलकर एक साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक कार है जो, एक काम करते हैं ना, पहले तो डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम से सिचुएशन ईज़िली एनालाइज़ होती है। कार की जगह एक काम करते हैं, एक पर्सन बना देते हैं, जल्दी बन जाएगी ड्राइंग। एक पर्सन है जो टोटल डिस्टेंस का 2/5, टोटल डिस्टेंस का 2/5 मतलब टोटल डिस्टेंस अगर L था तो 2L/5, 3L/5 इस टाइप से कुछ होगा, राइट? तो 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कितने स्पीड से ट्रैवल करता है? ही इज़ ट्रैवलिंग दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ V1, और जो नेक्स्ट वाला इंटरवल है उसमें उसकी स्पीड है V2। सो अब हम कंसीडर कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग द टाइम टेकन फ्रॉम A टू B। इन पॉइंट्स को मैं A, B और C बोल देता हूँ। लेट अस कंसीडर टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B इक्वल टू T1। मैंने माना ये टाइम इंटरवल है T1 एंड दिस टाइम इंटरवल इज़ इक्वल टू T2। अब बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हेल्प करते जाओ मेरी। टोटल डिस्टेंस कितना है? L। समझ रहे हो? दोनों का सम तो L ही आएगा। डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। जल्दी से बताओ T1 और T2 कैसे निकालेंगे? T1 होगा
12/5 डिवाइडेड बाय v1, समझ रहे हो? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम, सेम केस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज टाइम, 3l/5 डिवाइडेड बाय v2 इज टाइम t2। अब थोड़ा मेहनत करना, एलसीएम एलसीएम लेना। कितना आ रहा है ये सब करने के बाद? आंसर सॉल्व करना आता है सबको? एल से एल कैंसिल कर देना। कितना आ रहा है? 5v1v2 अपॉन, बता दो सॉल्व करके। हम करेंगे सॉल्व, कर दें क्या? हो जाएगा सॉल्व? ये कर दें? लाओ कर ही देते हैं ना। 5v1v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। हो सकता है हमने तो डायरेक्ट देख के लिखा है, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो बता देना। हम तो ये जानना चाहते हैं कि इस क्लास में एक भाई साहब बैठे थे जिनका आंसर 1 आया था। हम तो जानना चाहते हैं उनका आंसर 1 कैसे आया। बाकी सब तो चलो छोड़ो, सही आंसर वगैरह सब आए वो तो ठीक है। हम जानना चाहते हैं, द नेशन वांट्स टू नो कि ये इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 कैसे आया? कौन सा आपने ऐसा यूनिक मेथड लगा दिया जिससे इसका आंसर 1 आता है? वो यूनिक फॉर्मूला हमें भी तो बताओ। सर V1 V2 दिया है तो उनका मीन नहीं निकाल सकते क्या? अरे भाई V1 V2 दिया तो क्या आप, क्या मतलब उनका मीन निकाल दोगे ऐसा मतलब है ना? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड मतलब, एवरेज स्पीड मतलब V1 और V2 का एवरेज निकाल दो। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक स्पीड है V1, दूसरी स्पीड है V2 और एवरेज स्पीड पूछिए तो एवरेज स्पीड हो जाएगी ये, है ना? कैमरा कहाँ है मेरा? फोटो लेने दो 1 मिनट, पहले मुझे इसकी फोटो लेने दो, मुझे इसकी डाउट की। ले लिया। हाँ, अब हम जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो अपने बाकी टीचर फ्रेंड्स को दिखाएंगे। मजा आ गया। चलो अब हम आगे प्रोसीड करें। ये लो, अब ये ट्राई करो। आ गया आंसर? अरे वाह! आओ सॉल्व करके देखें अब हम। सबके अलग-अलग आंसर आ रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों, बट चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इसी में कर लेते हैं ना अपन, ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है।
ठीक है, आओ इसी में सॉल्व करें फिर से। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस का मतलब L/3, रिमेनिंग कितना होगा फिर? 2L/3, राइट? 1/3 अगर कवर कर रहा है तो L/3, रिमेनिंग विल बी 2L/3। और स्पीड क्या दी हुई है? 20 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड पूछिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालोगे बताओ? टोटल टाइम निकालोगे L/3 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 2L/3 डिवाइडेड बाय 60। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, टाइम आ गए दोनों T1 T2। अब बताओ सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? मैंने सॉल्व करा नहीं है। कितना आएगा? 36 आ रहा है। अच्छा चलो, आप लोग बोल रहे हो, सही बोला होगा आप लोगों ने, 36 किलोमीटर पर आवर। कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में, बड़े हम लोग आगे, मेथड क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी करते आना है, 60 सेकंड्स दे रहे हैं, 60 सेकंड्स में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अभी कोई वेरिएशन नहीं है, शुरू के क्वेश्चन बिल्कुल वही डायरेक्ट है, कोई वेरिएशन नहीं है, आराम से क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलती होनी ही नहीं चाहिए। आओ अब हम सॉल्व करें। ये है ना हमारे पास डायग्राम, काम आएगा बार बार, इसको कॉपी कर लेते हैं ना एक बार। देखो इस बार क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 1 आवर के लिए, फर्स्ट 1 आवर के लिए ये लिखा है, फर्स्ट 1 आवर स्पीड is 60 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड is 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1 आवर। फिर नेक्स्ट हाफ आवर स्पीड is 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट हाफ आवर स्पीड is 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। बहुत इजी है, बहुत इजी है, सबका आंसर सही आना चाहिए था। डिस्टेंस निकाल लो पहले, L1 L2 निकाल लो। L1 कितना होगा? L1 होगा V1 T1, 60 किलोमीटर, बताऊंगा नहीं कैसे आया। L2 V2 T2 कितना आएगा? 20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 20, टोटल टाइम टेकन 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा? 80 डिवाइड बाई 3/2, 160/3। यही आ रहा है ना? गलत तो नहीं करा मैंने कहीं कुछ? गलत कर दिया क्या? कहाँ गलती कर दी? अरे क्या बात कर रहे हो, गलती कर दी मैंने? ओहो, कहाँ गलती कर दी हमने?
आजकल बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है हमसे, है ना? यहाँ 40 लिखना है, यहाँ बोल रहे हो ऐसा? 40 लिख दें क्या? चलो 40 लिख देते हैं, आप बोल रहे हो तो। हमें तो 20 दिख रहा था पर, अब आप 40 बोल रहे हो तो 40 लिख देते हैं। और बताओ और क्या चेंज करें? अच्छा L240, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, सॉरी, सॉरी, माय मिस्टेक। L240, चलो आपने बोला, हमने L240 कर दिया, ठीक है। और बताओ और क्या चेंज करें? और कुछ चेंज करना है इसमें? अब मुझे ये बताओ कि अगर आपने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधे घंटे ट्रैवल करा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? स्पीड का मतलब पता है ना? जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या होता है 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर देते हो तो 1 घंटे बाद वो कार 40 किलोमीटर दूर होगी। तो आधे घंटे में वो कार इतने स्पीड से कितना आगे पहुंच जाएगी? आधा आगे पहुंचेगी। 40 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर आगे जा रही है, तो हाफ आवर में कितना आगे जाएगी? हाफ आवर में भी 40 जाएगी, 10 मिनट में भी 40 जाएगी, है ना? तो ये तो बिल्कुल मिरेकल हो गया, है ना? ये हो जाएगा 20। 60 प्लस 20, 80। और ये कितना हो जाएगा? 160/3। कितना? 53.33। चलो ठीक है, 53.33 लिख देते हैं। वैसे देखो, आपको एक आइडिया लग गया था कि वो 50 से ज़्यादा आएगा। 40 और 60 का एवरेज वैसे 50 बैठता था, पर 1 आवर के लिए 60 की स्पीड थी, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा स्पीड थी, कम टाइम के लिए कम स्पीड। तो जो लोग फील कर पाते हैं इंट्यूशन वाइज, उनको तो क्लियर ही होगा ये सब कुछ, राइट? डेली बेसिस पर आप ये सब फिजिक्स यूज़ करते हो, राइट? तो ये इंट्यूटिवली फील होता है कि वो इतना आना चाहिए था। आओ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक बार और समझा दें कि 40 की जगह 20 क्यों लिखा? L2 क्लियर नहीं हुआ? ओके, L2 क्लियर नहीं हुआ। आज ही हम अमेज़न से एक वो बॉक्सिंग वाला एक, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बॉक्सिंग वाले होंगे, बॉक्सिंग के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स और इन सबको, एक तो बॉक्सिंग में शायद वो बैग आता होगा बड़ा सा, पंच बैग, हाँ पंचिंग बैग। और दूसरा वो ग्लव्स व्लव्स की भी जरूरत पड़ती होगी ना, कोई करता है क्या इस बैच में से? बॉक्सिंग किट, हाँ बॉक्सिंग किट पूरी ऑर्डर करते हैं। जैसे ही 8-20 होते हैं, तुरंत 8-20 के बाद 8-20 तक कंट्रोल करेंगे, 8-20 के बाद तुरंत क्लास बंद करके तुरंत जाएंगे वो बॉक्सिंग किट लेकर, ठीक है? एंगर मैनेजमेंट, सही है ना? एंगर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो 8:20 के बाद एंगर मैनेजमेंट वाला वो फ़ॉलो करेंगे हम। देखो भई बालक बबलू, L2 होता है V2T2, स्पीड है 40। ये देखो इसकी स्पीड है 40, और 40 की स्पीड से आधे घंटे के लिए ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये देखो, ये आ गया, ठीक है? आओ अब हम आगे बढ़ें। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, देखो बॉक्सिंग किट की अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी, है ना? बॉक्सिंग किट की अनबॉक्सिंग का वीडियो ये बिल्कुल यूनिक आइडिया रहेगा कि बॉक्सिंग किट की अनबॉक्सिंग का वीडियो जो है वो डाला जाएगा। रोज़ इस क्लास में से नए-नए आइडिया निकल के सामने आते रहते हैं। क्या आएगा आंसर? V1+V2/2, अच्छा। चलो ठीक है, देखते हैं V1+V2 आता है कि नहीं, V1+V2/2 आता है या नहीं? सोच लो एक बार, गलती तो नहीं कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप सोच रहे हो वैसा आंसर नहीं है? अक्सर फिज़िक्स में वो होता है जो आप सोचते नहीं हो। अच्छा, V1+V2/2 ही आएगा ऐसा? चलो, देखते हैं।
कॉन्फिडेंस तो पूरा है आपको, पर देखते हैं क्या होगा अब। आओ हम सॉल्व करते हैं। पर्सन था, ये भाई साहब थे, और इन भाई साहब ने क्या करा, इस बार थोड़ा डायग्राम एक्यूरेट बनाते हैं, पर्सन को बीच में ले आते हैं, उठाकर इनको उड़ाकर यहाँ बीच में ले आते हैं, ये आ गए बीच में। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पर्सन है, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब जो डिस्टेंस है उसका हाफ, हाफ मतलब L/2 मान लो चलो, और बचा हुआ हाफ फिर से L/2। ये हाफ उन्होंने स्पीड v1 से ट्रैवल करा, ये हाफ उन्होंने v2 स्पीड से ट्रैवल करा। कलर कोडिंग भी कर देते हैं। यहाँ तक उनकी स्पीड थी v1, यहाँ तक उनकी स्पीड है v2। इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, यहाँ पर टाइम लगा t1, और यहाँ पर टाइम लगा t2। बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो आप? हेल्प करो मेरी, मुझे कुछ नहीं आता, हेल्प करो मेरी। वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो एल होगा दोनों का सम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। अब बताओ हम कैसे फाइंड करेंगे t1? L/2 divided by v1, distance divided by speed is time, distance divided by speed is time। चलो क्या मिलेगा सॉल्व करने पर, बोलो जल्दी बोलो। 2v1 v2 divided by v1 plus v2। आओ कुछ और क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ जी बिल्कुल, हार्मोनिक मीन है जो लोग पूछ रहे हैं, 2-3 लोगों का मैसेज आया है बिल्कुल। अभी आप पढ़ोगे एपी जीपी एचपी, आपके मैथ्स में भी आएगा शायद, एपी जीपी एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसमें आप मीन्स ही पढ़ोगे। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। 2-3 साइड ऊपर स्क्रॉल कर दें, कनेक्शन लॉस हो गया था। अरे हमने भी आपको बताया था स्लाइड्स ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए एक नॉमिनल फीस लगती है। जैसे स्क्रीनशॉट लेना है ऐसा, तो बाकी लोग तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, उनको दिक्कत होगी फिर। अभी रुको 1 मिनट जरा, सबको पहले क्वेश्चन लिख लेने दो पूरा। कम से कम 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो डिक्टो 8 o'clock पे एग्जैक्ट गायब हो जाते हैं, एग्जैक्ट 8 o'clock होते हैं, वो सब कुछ काम धंधा छोड़ के सीधा खाना खाने जाते हैं।
क्या करें, होमवर्क दे दें? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क देते हैं फिर। वैसे भी घर पे फ्री रहते हो, कुछ काम रहता नहीं, हमने सुना है आप लोगों को। कर लिया काफ़ी लोगों ने तो, अरे वाह! आओ चलो कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। स्पेस छोड़ते जाना है ना इसमें, अप्रॉक्सिमेटली जब हम सॉल्व करके बताएँगे, तो थोड़ा-सा स्पेस भी लीव कर देना। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे इसलिए थोड़ा-सा स्पेस लीव कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। ये 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखकर देखो, आपको ये एनिमेशन देखकर पिक्चर इमेजिन हो जानी चाहिए माइंड में, है ना? क्या चल रहा होगा। कई बार आपने देखा होगा एस्केलेटर रुक जाता है, खराब होता है एस्केलेटर, तो आपको वॉक करके जाना पड़ता है ऊपर, क्लाइंब करके जाना पड़ता है ऊपर, स्टेप्स लेके जाना पड़ता है। कई बार आप रुके रहते हो, एस्केलेटर चलता रहता है, तो आप अपने आप ऊपर पहुँच जाते हो। कई बार होता है कि बहुत जल्दी होती है ना? मूवी के टिकट लिए हुए हैं और ऑलरेडी क्लास से छूटने के बाद लेट हो गए और मूवी चालू हो चुकी होगी, तो आप क्या करते हो? जो एस्केलेटर चल रहा होता है, उस पे भी ज़ोर से मोबाइल में सायरन बजाते हुए, पुलिस का सायरन बजाते हुए, है ना? ताकि लोग बीच से हट जाएँ। पुलिस का सायरन बजाते हुए मोबाइल में लाउड वॉल्यूम पर सीधा एस्केलेटर के ऊपर रन करना स्टार्ट करते हो, क्लाइंब करना स्टार्ट करते हो। तो वो तीसरा केस भी होता है। तो तीनों केस पॉसिबल होते हैं। अच्छा, ऐसे उल्टे-सीधे काम करते हो कि नहीं करते हो? पब्लिक प्लेस पर लोगों को परेशान करने वाले काम करते हो कभी कि नहीं करते हो? नहीं करते हो, अच्छा। नहीं, नहीं, हम भी नहीं करते। हम भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम भी नहीं करते। आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते। ओहो! वी मेंटेन द डेकोरम ऑफ पब्लिक प्लेसेस बीइंग रिस्पांसिबल सिटिजन्स। ओहो! इंग्लिश ऐसे मतलब अच्छा। हुँ, हुँ। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा, कोचिंग के बाद फ्रेंड से साइकिल गिरा देते थे। अरे नहीं, ये पहले होता था, पता है ये हमारे टाइम पर होता था। एक्चुअली क्या होता था, हमारे टाइम पर एक सिनेरियो अलग होता था कि 90% लोगों के पास होती थी साइकिल कोचिंग आने के लिए और 10% लोगों के पास एक्टिवा होती थी उस समय। तो क्या होता था कि साइकिल गिराना जो होता था ना, वो फ़ेवरेट पास टाइम होता था। आपकी साइकिल निकल गई ना पार्किंग में से, तो बाकियों की साइकिल गिरा दो। एक के ऊपर एक गिरा दो। बड़ा मतलब वो डोमिनोज़ वाला इफ़ेक्ट होता है ना, इसको डोमिनोज़ इफ़ेक्ट बोलते हैं। बड़ा पीसफुल लगता था देखकर कि एक साइकिल को ज़रा-सा गिराओ तो सारी साइकिल लाइन से जो गिरती है। मतलब इट वाज़ अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस आफ्टर अ डीप लर्निंग सेशन ऑफ डीप लर्निंग। इतनी देर तक पढ़ने के बाद इट वाज़ सच अ पीसफुल एक्सपीरियंस देखना कि दूसरों की साइकिल फँस गई और अपन अपनी साइकिल लेके निकल गए। देखिए, बहुत सैटिस्फाइंग होता था। आजकल नहीं होता ये सब। आजकल क्या हो गया है कि 90-95% ऑफ द फ्रेंड्स, है ना? दे आइदर कम विथ एक्टिवा और या फिर इवन हार्ले डेविडसन, हायाबुसा और इस तरह की स्पोर्ट्स बाइक्स वगैरह लेकर आते हैं। सो तो आजकल ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। हाँ, हाँ, वी आर सो सोफिस्टिकेटेड, पता है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म में बता दूँ क्या करने वाले हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन्स करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा-सा ट्विस्ट देंगे हम क्वेश्चन्स में, कुछ और क्वेश्चन में ट्विस्ट देंगे, फिर बात होगी इंस्टैंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, फिर आएँगे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन्स। फिर लाइफ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन्स की एंट्री होना शुरू होगी और इन सब के बाद ये सब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन्स हैं। फिर इन सब के बाद आपकी फेवरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन, देख रहे हो वो भी हम इंटीग्रेशन से डिराइव करेंगे। तो वो सब कुछ बात होगी अगले टर्न्स पर और फिर उनके क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे।
तो ओवरऑल आगे का टॉपिक भी इंटरेस्टिंग ही रहेगा क्योंकि अब तो वैसे भी फिज़िक्स स्टार्ट हो चुका है, तो आगे की चीज़ें भी इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, ट्राई करना, नेक्स्ट टर्न पर आगे कंटिन्यू करते हैं।